दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर से लेसन नंबर 2 जिन्नास विजन ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसके वोकेबलरी एंड ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो नंबर ए है, हाउ आर द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली। इसका मतलब ये है कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको दी गई है इसकी करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स जो है आप लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो हिस्सा है वो फ्रूट्स है और दूसरे तरफ पर है कलर्स। तो ये पेज नंबर 23 पर है और इसका जो बाकी मानदा हिस्सा है वो पेज नंबर 24 पर है। तो मैं पहले पेज नंबर 23 जो है वो आपको हल करके देता हूँ, फिर हम जाएंगे पेज नंबर 24 पर। तो पेज नंबर 23 पर फ्रूट्स के सेक्शन में है नंबर फर्स्ट पियर। पियर कहते हैं नाशपाती को, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो लफ्ज़ है वो है चेरी। चेरी एक किस्म की फ्रूट है, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये इसकी तस्वीर है, ठीक है। नंबर थर्ड है ऑरेंज यानी संतरा। इसके बाद है ग्रेप। ग्रेप कहते हैं अंगूर को। अब दूसरी साइड पर जो कलर्स में है वो है नंबर फर्स्ट ग्रीन, इसके बाद है गोल्ड, इसके बाद है ब्लू और आखिरी लफ्ज़ है ब्लैक। तो ये था पेज नंबर 23। अब आते हैं पेज नंबर 24 पर और इसका जो पहला वाला हिस्सा है अभी जो मैं आपको करवा के दे रहा हूँ ये है फ्रूट वाला हिस्सा और इसके बाद हम पढ़ेंगे कलर्स वाला हिस्सा। तो फ्रूट के हिस्से में ये है पीच। पीच कहते हैं शफ्तालू को या आड़ू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक सुर्ख उत्तरश फल होता है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी चेरी की तरह एक फल है। नेक्स्ट है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट को हम कहते हैं चकोदरा, ठीक है। और ये भी संतरा जो है इसकी तरह है। नेक्स्ट लफ्ज़ है एप्पल। एप्पल कहते हैं सेब को। इसके बाद है प्लम। प्लम कहते हैं अलूचा को, ठीक है। और नेक्स्ट जो लफ्ज़ है आखिरी वो है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी को आप जानते हैं, ठीक है। अब जो कलर्स है उस साइड पर लफ्ज़ है ये बन जाएगा ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद है ब्राउन, फिर है येलो, इसके बाद है ग्रे, फिर है पर्पल और फिर है लास्ट वर्ड वाइट। अब इसके नीचे एक और जो ग्रुप है या जो बॉक्स है वो आपको दिया गया है और इसमें फैमिली रिलेशंस है और क्लॉथ्स है। तो सबसे पहले फैमिली रिलेशंस में जो पहला लफ्ज़ है वो है सिस्टर यानी बहन, ब्रदर, कज़न, आंट, फादर, मदर। इसके बाद है डॉटर और इसके बाद है नीस। नीस कहते हैं भतीजी को, ठीक है, या भांजी को। और नेक्स्ट जो लफ्ज़ है निफ़ियो। निफ़ियो कहते हैं भतीजा या भांजा। और आखिरी लफ्ज़ है अंकल। इसके बाद क्लॉथ्स में आप देखें सबसे पहले नंबर पर जो लफ्ज़ है वो है जैकेट। इसके बाद है शर्ट, इसके बाद है ब्लाउज़, इसके बाद कैप। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जीन्स। इसके बाद है स्कार्फ। और नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है ट्रेनर्स। ट्रेनर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक किस्म की बूट है जिसको हम हर किस्म के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के स्पोर्ट्स के बूट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह के ये बूट्स होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्कर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है स्वेटर और फिर इसके बाद आखिरी लफ्ज़ है कोट। जी पेज नंबर 24 पर अब जो बी नंबर क्वेश्चन है वो है, देयर आर एटलीस्ट 4 काइंड्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज दैट आर क्वाइट कॉमन। Synonym, antonym, explanation and example clues. Read the following sentences and identify which of the 4 types of clues is used. ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी भी लफ्ज़ की मानी को समझने के लिए 4 किस्म की क्लूज़ हैं यानी इशारे होते हैं जिसके ज़रिए से हम किसी भी मुश्किल लफ्ज़ की मीनिंग आसानी से निकाल सकते हैं एक सेंटेंस से। इसमें एक जो तरीका है वो है सिनोनिम यानी मुतरादिफ या एक जैसे अल्फाज। बाज़ औक़ात मुश्किल लफ्ज़ को इस तरह समझाया गया होता है कि इसमें वो आर या कामा का लफ्ज़ वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो आर या कामा के बाद जो लफ्ज़ आता है वो उसी मुश्किल लफ्ज़ को आसान बनाता है और वो उसी का सिनोनिम यानी मुतरादिफ लफ्ज़ होता है। इस तरह दूसरा तरीका है एंटोनिम यानी मुतज़ाद, ठीक है। यानी जो लफ्ज़ दिया गया होता है उसका उलट लफ्ज़ जो है वो उसी सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है और उसी से हमें पता चलता है, ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो है एक्सप्लेनेशन यानी मुश्किल लफ्ज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है, ठीक है। और जो फोर्थ मेथड है वो है एग्जाम्पल्स यानी मिसालों के साथ वजाहत की गई होती है। तो ये 4 तरीके हैं। अब हमने इन जुमलों को सबसे पहले पढ़ना है। इसके अंदर एक मुश्किल लफ्ज़ होगा और उसी मुश्किल लफ्ज़ की मीनिंग को हम निकालेंगे और साथ साथ हम ये बताएंगे कि ये सिनोनिम है, एंटोनिम है या एक्सप्लेनेशन है या एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके जी, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, द गर्ल हु यूज्ड टू बी वेरी वोसिफरस डज़ नॉट टॉक मच एनी मोर।
तो इसमें मुश्किल लफ्ज़ है वोसेफरस, इसके नीचे मैंने लाइन खींची है। अब ये इसी लफ्ज़ की मानी हम इसी सेंटेंस से निकालेंगे और वो इस जगह से हमें पता चलेगा डज़ नॉट टॉक मच एनी मोर, अब ज़्यादा बातें नहीं करती। ठीक है, यानी वो लड़की जो कभी बहुत ज़्यादा वोसेफरस हुआ करती थी, अब वो ज़्यादा बातें नहीं करती। यानी इस कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वो ज़्यादा बातें करती थी। तो ये यहाँ पर इसका उलट दिया गया है। तो वोसेफरस के मानी है ज़्यादा शोर करने वाली, और इसके उलट अल्फाज से जो है हमें पता चला इसके मीनिंग का। तो इसमें आएगा ये है एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम। Number 2, pedagogical institutions including high schools, kindergartens and colleges require community support to function efficiently. तो इसमें आप देखें पेडागोजिकल इंस्टीट्यूशंस के नीचे लाइन खींची गई है और ये इसके अंदर मुश्किल लफ्ज़ है। तो कई एक एग्जांपल्स इसके लिए दी गई है कि पेडागोजिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हाई स्कूल, किंडरगार्टन और कॉलेजेस। तो इससे हमें पता चला कि ये तालीमी इदारों के बात हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एग्जाम्पल। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये पता चला कि इसके मानी है पेडागोजिकल इंस्टीट्यूशंस के मानी है तालीमी इदारे। ओके जी, नंबर 3 को आप देखें। ही वॉज सो पार्सिमोनियस, वो इतना पार्सिमोनियस था। यहाँ पर मुश्किल लफ्ज़ क्या है, पार्सिमोनियस। दैट ही रिफ्यूज़ टू गिव हिज ओन सन्स, कि उसने अपने बेटों को देने से इनकार कर दिया। द फ्यू पिनीज़, चंद पैसे। दे नीडेड टू बाई, जिनको ज़रूरत थी कि वो ख़रीद सके इसके ज़रिए से पेंसिल फॉर स्कूल के लिए। इट रियली हर्ट हिम, इसने यकीनन उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। टू पार्ट विद हिज मनी, कि वो अपने पैसों से अलग हो जाए या अपने पैसों से दूर हो जाए या अपने आप से पैसे दूर कर ले। तो इससे हमें पता चलता है कि पार्सिमोनियस का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कंजूस, क्योंकि कंजूस एक ऐसा आदमी होता है जो दूसरों को या अपने बेटों को भी वो पैसे नहीं देता। ठीक है, और जब कोई उससे पैसे ले लेता है, पैसे जब उससे दूर चले जाते हैं तो उससे उसको तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से हमें समझाया गया है कि पार्सिमोनियस का मतलब है कंजूस। वो इतना कंजूस था, कितना कंजूस था, तो उसके लिए ये इतने सारे अल्फाज बतौर क्लूज़ हमें दिए गए हैं और इसी से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि पार्सिमोनियस का मतलब है कंजूस। अच्छा जी, नंबर 4, His pertinacity or stubbornness is the cause of most of his trouble. ठीक है, his pertinacity, और अब इसके अंदर और का लफ्ज़ आ गया है, यानी अब pertinacity और stubborn के मानी एक है। तो stubbornness कहते हैं ज़िद्दीपन को, तो pertinacity के मानी है अकड़पन या ज़िद्दीपन। तो कहने का मतलब ये है कि सिनोनिम के ज़रिए से ही हमें पता चला कि pertinacity के मानी है ज़िद्दीपन। तो ये सिनोनिम की एक मिसाल है। अच्छा जी, नंबर 5, rather than be involved in clandestine meetings, they did everything quite openly. तो इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है clandestine। clandestine किसे कहते हैं, इसको हम निकालेंगे यहाँ से, कॉमा के बाद क्या है, they did everything quite openly, उसने सब कुछ बिल्कुल खुलेआम कर दिया। तो इसका मतलब ये बनता है कि clandestine के मानी है चुपके चुपके कुछ करना। ठीक है, तो ये इसका उलट बन गया, यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर 5 में हम एंटोनिम से हमें पता चला कि क्लैंडेस्टिन की मानी है चुपके चुपके। ठीक है, तो ये एंटोनिम की मिसाल है। ओके जी, नंबर 6, एक्सिलियास्टिक्स। ये एक मुश्किल लफ्ज़ है, एक्सिलियास्टिक्स। सच एज जैसे कि या मसलन प्रीस्ट, मिनिस्टर एंड पास्टर्स शुड सेट मॉडल्स ऑफ बिहेवियर फॉर द कॉन्ग्रीगेंट्स। तो ये एक मिसाल के ज़रिए से हमें समझाया गया है। एक्सिलियास्टिक्स मसलन पादरी, इमाम और मुर्शिद, पेस्टर्स कहते हैं मुर्शिद को, उनको चाहिए कि वो अपने सामने बैठने वाले या इज्तिमा के जो लोग होते हैं, कांग्रीगेंट्स कहते हैं उन लोगों को जो इज्तिमा की शक्ल में वहाँ पर बैठे होते हैं। ठीक है, कि वो उनके लिए क्या करें, अखलाकियात की मॉडल्स तैयार करें। तो एक्सिलियास्टिक के मानी है दीन की खिदमत करने वाले, मसलन प्रीस्ट यानी पादरी, मिनिस्टर यानी इमाम और पेस्टर यानी मुर्शिद को चाहिए कि वो अपने सामने बैठने वालों के लिए क्या करें, मॉडल तैयार करें, बिहेवियर की एक मॉडल तैयार करें। ओके जी, नंबर 7, द गर्ल वॉज चार्लिश, रूड, सोलन एंड एब्सोल्युटली इल मैनर्ड। अब इसमें मुश्किल लफ्ज़ क्या है, चार्लिश है। लड़की चार्लिश थी, रूड कहते हैं गुस्ताख को कहते हैं, जाहिल को कहते हैं, सोलन कहते हैं सरकश को कहते हैं। ठीक है, एंड एब्सोल्युटली इल मैनर्ड, और बिल्कुल गैर मुहज़्ज़ब। तो अब इन सब की मीनिंग जो है वो एक जैसी हैं। तो इसका मतलब ये बना कि चार्लिश का मतलब भी है गवार,
ठीक है, गवार या गुस्ताख, क्योंकि ये सारे अल्फाज चर्लिश, रूट, सोलन ये एक मीनिंग रखते हैं, लिहाजा ये सिनोनिम की मिसाल है। ठीक है, ओके जी। नंबर 8, बिकॉज द कन्फ्लैग्रेशन वाज एडेड बाय विंड, चूँकि कन्फ्लैग्रेशन हवा के ज़रिए से उसमें इजाफा हुआ था। इट वॉज सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतना तबाहकुन था, दैट एवरी बिल्डिंग इन द एरिया, कि उस इलाके में तमाम बिल्डिंग या इमारात वाज कम्प्लीटली बर्न, वो जल गए, टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर पड़े या जलकर ज़मीन पर गिर पड़े। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कन्फ्लैग्रेशन का मतलब है हवा से आग का लगना। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन की एक क्लू है जिससे हमने इसकी मीनिंग निकाली है। ठीक है, नंबर 9, माई अपोनेंट्स आर्गूमेंट इज़ फलैशस, मिसलीडिंग, प्लेन रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर मुश्किल लफ्ज़ है फलैशस। फलैशस किसे कहते हैं, तो इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है कॉमास लगाकर। ठीक है, कॉमास के बाद जो अल्फाज आ रहे हैं इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, ये सिनोनिम है सारे। ठीक है, तो फलैशस के बाद कॉमा है, इसके बाद है मिसलीडिंग, यानी यहाँ पर फलैशस का मतलब क्या बना, झूठा। ठीक है, मेरा जो मुखालिफ है उसकी आर्गूमेंट वो क्या है, वो गलत है, झूठ पर मबनी है, मिसलीडिंग है, और या मुकम्मल तौर पर क्या है, गलत है। प्लेन रॉन्ग का मतलब है मुकम्मल तौर पर गलत। तो ये हमारे पास सिनोनिम की मिसाल है। नंबर 10, although some men are loquacious, others hardly talk at all। अगरचे कुछ लोग गपी होते हैं या ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, और दूसरे क्या है, दूसरे बहुत कम बोलते हैं। अब मुझे ये पता किस तरह चला, क्योंकि कामा के बाद लिखा गया है अदर्स हार्डली टॉक एट ऑल, कि दूसरे लोग जो है वो बमुश्किल बातें करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ज़्यादा बातूनी होते हैं, ज़्यादा गपे मारते हैं। ठीक है, और जो दूसरे लोग हैं वो बमुश्किल बातें करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एंटोनिम की मिसाल। ठीक है, ओके जी। नंबर 11, द पेशेंट इज़ सो सॉम्नोलेंट, मरीज़ इतनी सॉम्नोलेंट है, दैट शी रिक्वायर्स मेडिकेशन, कि उसके लिए दवाई की ज़रूरत होती है, टू हेल्प हर स्टे अवेक, कि उसको जगाए रखे, फॉर मोर देन अ शॉर्ट टाइम, मुख्तसर वक्त के लिए, यानी मुख्तसर वक्त के लिए उसको जगाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। मरीज़ इतना सॉम्नोलेंट है, तो सॉम्नोलेंट का मतलब क्या बन गया कि ये इतनी ज़्यादा नींद या ख्वाब और लड़की है या मरीज़ है कि उसको जगाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, यानी वो इतनी ज़्यादा वक्त तक सोती रहती है। ठीक है, तो सॉम्नोलेंट को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के ज़रिए जो है वो समझाया गया है। तो लिहाजा हमें एक्सप्लेनेशन की वजह से पता चला कि सॉम्नोलेंट के मानी है ख्वाब और या बहुत ज़्यादा नींद या सोने वाली मरीज़। ठीक है, नंबर 12, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, ये मुश्किल लफ्ज़ है, सच एज़ मसलन द सन, मून एंड स्टार्स, जैसा कि सूरज, चाँद और सितारे, आर गवर्न बाय प्रेडिक्टेबल लॉज। ठीक है, प्रेडिक्टेबल के मानी है जिसकी पेशनगोई की जा सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब क्या बना, आसमानी या फल्कियाती अजसाम। ठीक है, फल्कियाती अजसाम, मसलन सूरज, चाँद, सितारे। तो ये किस चीज़ की मिसाल है, अब ये है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो नंबर 12 है एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।